इंडिया में हर बाइक राइडर का एक सपना होता है, स्पीति वैली के सर्किट को कंप्लीट करना। मैंने भी ये सपना आज से 2 साल पहले पूरा करने का ट्राई किया था। मैं स्पीति गया था घूमने, लेकिन उस टाइम वेदर कंडीशन की वजह से मुझे वापस आना पड़ा था और मेरा जो सपना था वो अधूरा रह गया था। लेकिन इस बार वही अधूरे सपने को पूरा करने मैं निकल रहा हूँ मेरे एक दोस्त के साथ स्पीति सर्किट को अपनी 12 साल पुरानी बाइक के ऊपर कंप्लीट करने। कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई बुकिंग्स करी है। सिर्फ ये सोचा है कि शिमला वाले रूट से होते हुए काजा पहुंचना है और काजा से चंद्रताल वाला ऑफ रोडिंग करते हुए मनाली पहुंचना है। गूगल मैप्स की मदद से मैंने किलोमीटर का अंदाज़ा निकाला और रास्ते में आने वाले सारे इंटरेस्टिंग लोकेशंस का नोट बनाकर मैं अपनी बाइक को घर से चंडीगढ़ के लिए ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ। स्पीति का ये सफ़र एक ट्रिप नहीं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जहाँ आपको यहाँ के ऑफ रोडिंग का एडवेंचर, खूबसूरत लोकेशंस का एक्सपीरियंस और एक दोस्ती की कहानी को वर्चुअली फील करने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति सर्किट को कंप्लीट करने की ये एडवेंचर से भरी कहानी को। हाय एवरीवन, मैं हूँ घूमने वाला और स्पीति के इस सफ़र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और एडवेंचर भरे इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी है चंडीगढ़ के थोड़ा सा बाहर एक हाईवे के पास। अब यहाँ से हम लोग को आज जाना है कल्पा, जो कि आज स्पीति वैली के जर्नी का फर्स्ट डे होगा। करीब 2 साल पहले मैंने स्पीति वैली की राइड कंप्लीट करने का ट्राई किया था। उस टाइम पे वेदर कंडीशंस की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। तो उसी ट्रिप का जो मेरे पास प्रेयर फ्लैग था वो मैं लेके आया हूँ इसी बार वापस, और इसी के साथ मैं ये वाली जो जर्नी है वो कंप्लीट करूँगा। ट्राई करूँगा कि इस बार स्पीति वैली कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी वेदर हो, मैं कंप्लीट करूँ और जो सर्किट है वो कंप्लीट करने के बाद मैं खुद को बोल पाऊँ कि स्पीतिफाइड हो चुका हूँ। तो अभी देखते हैं इस बार कैसा रहता है स्पीति वैली का जर्नी। चंडीगढ़ से कल्पा पहुंचने के लिए हम दोनों ने हमारी आज की राइड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दी थी। टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर था, जो हमें आज के दिन में किसी भी हालत में कंप्लीट करना था। अब होटल से निकले हुए 10 मिनट भी नहीं होते हैं कि यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखते हैं कहाँ तक बारिश मिलती है। होपफुली आगे धूप मिले। पूरे रास्ते बारिश होने की वजह से सब जगह हमें स्लीपरी रास्ते मिल रहे थे, जिससे राइड करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। लेकिन जैसे हर परेशानी के साथ उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, वैसे ही यहाँ के बारिश के कारण हमें गर्मी नहीं लग रही थी। जो पहाड़ कभी सूखे होते थे वो आज इतने ज़्यादा ग्रीन, रॉ और ब्यूटीफुल लग रहे थे। सब जगह बादल छाए हुए थे और उन्हीं बादलों के बीच से हम राइड करते हुए ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। कुछ देर की राइडिंग के बाद हम लोग फाइनली शिमला पहुंचते हैं। थैंकफुली यहाँ पहुंचने तक बारिश रुक गई थी, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक ने हमारी राइड का मज़ा कम कर दिया। फाइनली जब हम शिमला से बाहर पहुँचे तो रास्ते में एक अच्छी लोकेशन पे चाय पीने के लिए हम रुक जाते हैं। तो हम लोग सुबह 7 बजे से निकले थे और अभी फ़िलहाल 3 बज रहे और लग नहीं रहा है कि हम लोग कल्पा तक पहुंचेंगे, क्योंकि 350 किलोमीटर था, लेकिन हम लोग ने अभी तक 130 किलोमीटर्स ही कवर किया है। अभी प्लान ऐसा है कि शाम 7 बजे तक जितना हम लोग ड्राइव कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी नज़दीक में स्टे मिलेगा वहाँ पे स्टे कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। लेकिन यहाँ से नज़ारा देखो आप लोग। चाय ब्रेक के बाद हम लोग हमारी आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं, ये उम्मीद में कि कल्पा से जितना हो सके उतना पास पहुंचा जाए। लेकिन शिमला के ट्रैफिक और रास्ते में मिली बारिश की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ रहता है। ऐसे में शाम तक ड्राइव करते हुए हम लोग सिर्फ नारकंडा पहुंचते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा होटल रूम बुक करके आज की रात यहाँ पर रुक जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है स्पीति वैली के रोड ट्रिप का 2nd डे
और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल नारकंडा के मार्केट के अंदर, और आज का जो प्लान है वो है यहाँ से कल्पा पहुँचना। 160 किलोमीटर्स के आसपास है और वहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। अब आज का दिन पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था। नारकंडा से जैसे ही हमने ड्राइव स्टार्ट किया तो रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। चारों तरफ पाइन ट्रीज़ के जंगल थे और उनके बिल्कुल बीच से जाता हुआ ये स्मूथ और कर्वी रास्ता था। वेदर भी आज अच्छा था, कल जैसी बारिश नहीं थी और ना ही कल के ट्रैफिक का शोर था। यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए बहुत ही ज़्यादा सुकून फील कर रहे थे। ऐसे रास्तों पे काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद मैं नोटिस करता हूँ तो अब रास्ते जंगलों के बीच से जाने की जगह पहाड़ों की एज पे आना स्टार्ट हो गए थे। और मैं यहाँ पर समझ गया कि अब हम लोग धीरे धीरे शिमला डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किन्नौर ज़िले के अंदर एंटर होने वाले थे। रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है जहाँ नॉमिनल सी फीस हम पे करते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते ही स्पीति सर्किट का सबसे पहला आइकॉनिक स्पॉट आ जाता है। पहाड़ों को काटकर नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर था किन्नौर का गेट। यहाँ के रास्ते पहाड़ों की एज पे हाफ टनलिंग करके बनाए गए थे, जहाँ इन नैरो रास्तों पे आपको पहाड़ों की ऊपर की तरफ पत्थर लटके हुए नजर आएंगे और रास्ते के दूसरी तरफ काफ़ी गहरी खाई। यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए हम दोनों ने फर्स्ट टाइम फील किया कि अब स्पीति वैली का जो एडवेंचर है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। अब रेकोंगपियो के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी था, तभी हम लोगों को रेकोंगपियो का एक नया रास्ता दिखाई देता है। और मुझे ये पता था कि कल्पा पहुंचने के लिए रेकोंगपियो से होते हुए जाना था। नया रास्ता एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी की वजह से यही रास्ते से कल्पा पहुंचने का डिसाइड करते हैं। शुरुआत का रास्ता काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए तब रास्ता धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पतला होना स्टार्ट हो रहा था। कुछ मोड़ ऐसे भी आ रहे थे जहाँ से अगर कोई गिरता तो वो नीचे तेज़ बहती हुई सतलुज नदी में जाके गिरता। ये ड्रॉप आराम से 400 से 500 फीट का था। ऐसे में काफ़ी स्लोली और केयरफुली ड्राइव करते हुए हम लोग कल्पा पहुँचते हैं। 2 दिन कंटिन्यूस ड्राइव करने के बाद आज है हमारा रेस्ट डे। आज हम लोग कल्पा में रुके हुए और कल्पा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे जो सामने किन्नर कैलाश है वो भी दिखना स्टार्ट हो रहा है। ये एक अच्छा है कि मतलब बारिश नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि कल्पा कैसा है। देखो हम लोग चल के जा रहे थे और रास्ते के बाजू में ही एप्पल के जो पेड़ है वो है, और किन्नौर जो है वो बेसिकली एप्पल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एप्पल फार्मिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हम लोग निकले तो थे कल्पा की मॉनेस्ट्री जाने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मंदिर दिखाई देता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यहाँ के एक बहुत ही यूनिक कस्टम के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे मंदिर में जाने से पहले आपको कैप पहननी पड़ती है, बेसिकली इनकी जो किन्नौरी टोपी होती है वो। पर मुझे मेरी साइज़ की नहीं मिल रही है, तो मैं इसी से ही काम चला लूँगा। चलते। माना जाता है कि कल्पा का ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है और इसका हमारे महाभारत के युग के अंदर भी कोई इम्पोर्टेंस रह चुका है। कल्पा के लोग इस मंदिर में विष्णु भगवान के साथ नागिनी देवी की पूजा करते हैं और इनका मानना है कि यहाँ के देव इनकी कुदरती आफतों से रक्षा करते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सब जगह डिटेल्ड वुडन कार्विंग्स थी, जिसको देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसी के साथ सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ का लगा वो था यहाँ से किन्नर कैलाश की माउंटेन रेंज का ये सुंदर सा नज़ारा। यहाँ से निकलकर हम लोग पहुँचते हैं कल्पा की मॉनेस्ट्री में, जहाँ मॉनेस्ट्री का मेन प्रेयर रूम तो बंद था, लेकिन हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा प्रेयर व्हील देखने मिलता है। कल्पा की ये मॉनेस्ट्री और यहाँ का ये मंदिर गांव के बिल्कुल बीच में बना हुआ था, और यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा कि इस जगह को इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे आने वाले लोग इस सुंदर से नज़ारे को अच्छे से देख सके।
मोनेस्ट्री से निकलते ही हम लोग पहुंचते हैं गांव की एक पुरानी थुक्पा शॉप पर। मोनेस्ट्री के बाजू में एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी शॉप मिली थी थुक्का और मोमोज खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, थुक्का ऑर्डर किया है। लेट्स सी कैसा आता है। वैसे तो मैं कोई फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन आपको बता रहे होंगे कि यहाँ का थुक्पा मुझे कितना अच्छा लगा। इवन यहाँ पे सिड्डू भी खाने का हमारा प्लान था, लेकिन थुक्का खाने के बाद हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था। खाना खाने के बाद गांव में घूमते हुए हम लोगों को एक पेड़ नज़र आया, जहाँ पीले रंग के छोटे छोटे फ्रूट्स पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। बहुत ही स्वीट है। चंडीगढ़ की बारिश में बाइक चलाने की वजह से मेरे शूज़ के सोल उखड़ना चालू हो गए थे। अब कल्पा के बाद आगे के जो गांव थे वो प्रॉपर रिमोट एरियाज़ में काउंट होने वाले थे, जहां पर शूज़ रिपेयर करने वाला मिलना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए आज के सारे काम छोड़कर हम लोग कल्पा से नीचे रेकोंगपियो में चले जाते हैं शूज़ रिपेयर करवाने। रेकोंगपियो ऐसा समझ लो कि यहाँ का लास्ट टाउन था जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी टाइप की फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। मोची का दुकान कहाँ पे होगा? मोची शूज़ रिपेयर इधर कहाँ पे? ऊपर? हाँ ऊपर। अच्छा ठीक है। आज मैं समझ गया कि क्यों ट्रैकिंग शूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाइकिंग के टाइम पे। जूतों को रिपेयर करवाते हुए काफ़ी देर हो जाती है हमें, इसीलिए रेकोंगपियो में खाना वाना खा के हम लोग वापस होटल में आते हैं और अगले दिन की पैकिंग में लग जाते हैं। पूरा जो कल्पा है वो फॉग से भरा हुआ है, सब जगह फॉग भरा हुआ है और हल्की सी बारिश भी है। आज हम लोग निकल रहे हैं नाको के लिए, जो कि यहाँ से अगला डेस्टिनेशन होगा। नाको जो है वो यहाँ से 100 किलोमीटर्स है, तो हम लोग सिर्फ प्रे कर रहे हैं कि दिन आगे बढ़े और धीरे धीरे धूप निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है। अगेन हम लोग जुलाई के अंदर निकले हैं, तो बारिश वगैरह है ऑब्वियसली, मतलब वो चीज़ एकदम ऑब्वियस ही है, तो कुछ भरोसा नहीं वेदर का, बट बस प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। कल्पा से निकलते वक्त हमें आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था। डिसाइड करना था कि पेट्रोल का टैंक कहाँ पर फुल करना है, क्योंकि रेकोंगपियो में एक पेट्रोल पंप था और उसके आगे पू के अंदर एक था, और जो पू वाला पेट्रोल पंप था वो स्पीति के शिमला वाले रूट का सबसे लास्ट पेट्रोल पंप था, और अगर वो बंद हुआ तो हमें पेट्रोल भरवाने के लिए वापस यहाँ पर आना पड़ता। थोड़ा सा रिस्क लेके हम पू में ही पेट्रोल भराएंगे ये डिसाइड करते हैं और निकल पड़ते हैं कल्पा से नाको की ओर। अब यहाँ से रास्ते बदलना शुरू हो जाते हैं, पहाड़ों का रंग, उनका टेक्सचर, सब कुछ। यहाँ से लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हिमाचल के जो ग्रीन पहाड़ थे उसकी जगह डेजर्ट एंड माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गया। अब वो प्रॉपर स्पीति के जो पहाड़ों वाली वाइब है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा समझ लो कि यहाँ से स्पीति का मज़ा और एडवेंचर डबल हो जाता है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद हम लोग पू में पहुँचते हैं, जहाँ पर यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप था। इसीलिए हम दोनों ने अपनी अपनी बाइक्स में पेट्रोल का टैंक को फुल कराया और वहाँ से ड्राइव करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे। ये थी खाब संगम। ये जगह मुझे 3 रीज़न से काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगी। उसमें से सबसे पहली थी यहाँ पर होने वाले 2 नदियों के संगम, लेफ़्ट से आने वाली स्पीति नदी और राइट से आने वाली सतलुज नदी, जो चाइना की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में यहाँ से एंटर होती है। उसी के साथ सतलुज नदी जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगी रियो पुरगिल की माउंटेन रेंज, जो हिमाचल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और तीसरा और सबसे स्पेशल रीज़न जो था वो ये था कि यहाँ से ये ब्रिज को आप जब क्रॉस करते हो तो शुरू हो जाती है ऑफिशियल स्पीति वैली। कुछ ही दिन पहले घर बैठकर हम स्पीति के वीडियोस देख रहे थे और यहाँ पर आज हम लोग खुद की बाइक चला रहे थे। यहाँ के नज़ारों को आंखों से देखना और खुद की बाइक को चलाने की ये फीलिंग्स किसी सपने को पूरा करने जैसी थी।
खाप संगम से थोड़ा आगे आते ही शुरू हो जाते हैं हेयरपिन टर्न्स वाले ये रास्ते, जिसको यहाँ पर खाब लूप्स कहा जाता है। ये रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हम लोग अल्टीट्यूड गेन करना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता जब ख़त्म करके हम पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट की हाइट पे थे। इतनी हाइट पे अब हवा और भी ज़्यादा ठंडी और नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर हो गए थे। सुबह से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग फाइनली नाको विलेज पहुंचते हैं। अब ये छोटा सा गांव हमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर और शांत लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक नाइट रुकने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पहुँचकर हम लोग एक होमस्टे देखते हैं जहाँ पर एक रूम बुक करके सामान रख देते हैं और फिर पैदल निकल जाते हैं नाको विलेज घूमने के लिए। मोनेस्ट्री का दरवाज़ा बंद है, तो किसी को पूछने जा रहे हैं कि हम लोग जा सकते हैं कि नहीं अंदर। मोनेस्ट्री में जा सकते हम लोग? हाँ जी, अंदर से हाँ वो नहीं कर, कैमरा अलाउड नहीं होता। हाँ वो बाहर रखे थे। लिटरली कोई टूरिस्ट नहीं है हमारे अलावा, और मोनेस्ट्री में हम लोग को ऐसे ही मतलब बोल दिया कि आप खुद चले जाओ, बस अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ को हम लोग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो अंदर का आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। मोनेस्ट्री के इन प्रेयर रूम्स में आपको 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स देखने मिलेगी, जहां अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको पेंटिंग्स में असली सोने से पेंट किए हुए कुछ पार्ट्स भी नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ उतने ही पुराने बुद्धा और तारा देवी के काफ़ी सारे मड और वुड से बने हुए स्टैच्यूज भी आपको देखने मिलेंगे। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद आप नाको की इन छोटी छोटी गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां आपको यहाँ के मड हाउसेस काफ़ी नज़दीक से एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। गांव की इन गलियों में घूमते हुए हम लोग पहुंचते हैं यहाँ के एक छोटे से लेक के पास। यहाँ पर घूमते हुए हम दोनों को दूर एक छोटा सा व्यू पॉइंट नज़र आता है। तो नाको का एक ट्रैक था, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन चढ़ते चढ़ते पूरा दम निकल गया है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नाको जो विलेज है उसका व्यू बहुत ही अच्छा हो रहा है। नाको विलेज सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होने की वजह से यहाँ का ऑक्सीजन हमारी सिटीज़ के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा पतला था, इसीलिए यहाँ चढ़ाई करते हुए काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही थी हमें। कुछ देर की हाइक के बाद हम लोग पहुँच गए थे एक ऐसी जगह जहाँ से पूरा नाको विलेज का काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा हमें देखने मिलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रेयर व्हील भी था, जिसका घूमने का काम यहाँ की तेज़ हवाओं की मदद से यहाँ के लोगों ने ऑटोमेट कर दिया था। नाको की सुबह कुछ ऐसी हो रखी है जैसे हम लोग फ़िलहाल कोई ऐसे महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में हो। सब जगह पूरा फॉग आके रखा है। हम लोग को ऐसे वेदर में अभी निकलना है यहाँ से आज हम लोग पहुँचेंगे धानकार। बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग है और ठंडी हवा भी चल रही है बाहर, तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का ट्रैवल। ये देख रहे हो जो साइलेंसर था वो डे 1 से हम लोग का वैसा ही है, मेरा अभी भी वैसा ही हिल रहा है। यहाँ पे लकीली कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मुझे थोड़ा सा तार मिला था, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ हो रखी है बाइक के अंदर, डिस्प्ले पे बर्नआउट हो गया, तो कितने में चल रही है गाड़ी वो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, और कितने किलोमीटर्स हुए वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लकीली पेट्रोल कितना बचा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। नाको से निकलते ही कुछ ही देर में हम लोग पहुंचते हैं एक वाटर क्रॉसिंग पे। ये था मलिंग नाला। यहाँ की वाटर क्रॉसिंग पहले के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन BRO के काम ने अभी के लिए इस चीज़ को काफ़ी आसान बना दिया था। वाटर क्रॉसिंग से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं चांगो विलेज के पास, जहाँ पर हमारी नज़र एक बहुत ही अलग दिखने वाले लैंडस्केप पे पड़ती है। चांद की सरफेस की तरह दिखने वाला ये था चांगो का मून लैंड। इसको और करीब से देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वहाँ
पे जाने का रास्ता इस तरफ से है, एक छोटा सा ट्रेल जा रहा है, लेकिन थोड़ा जाने में डर लग रहा है क्योंकि उधर बहुत ही सीधा नीचे खाई जैसा है और अगर पैर स्लिप हुआ तो बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा और मतलब लगेगा, चोट लगेगी। इंटरेस्टिंग जगह है, मतलब देखने में मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ पे बैठ के ये जो स्ट्रक्चर बना है तो उसके बारे में सोचने में मज़ा आ रहा है कि कैसे बना होगा। मतलब पानी वाला एरिया था, फिर पानी धीरे धीरे कम हुआ और उस तरीके से वो बिल्डअप हुआ। तो मतलब है इंटरेस्टिंग जगह है, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आएंगे यहाँ पे। बहुत ही ओपन वास्ट एरिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला मौसम है और उसके दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ओपन स्काई, क्लियर स्काई है। तो एक ही जगह पे खड़े रह के दोनों टाइप के वेदर आपको देखने मिल रहा है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उतने में ही एक पुलिस भाई आता है और मुझसे कहाँ से हो करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे लगा कि मेरे ड्रोन फ्लाई करने की वजह से वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन बात करते हुए उन्होंने मुझे उनके फ़ोन में एक दिन पहले हुए लैंडस्लाइड का वीडियो दिखाया और वो लैंडस्लाइड आगे आने वाले रास्ते का ही था। यहाँ पर मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था, इसीलिए वो पुलिस एक्चुअली में हम लोगों को बताने आए थे कि यहाँ से आगे रास्ता थोड़ा सा रिस्की है और केयरफुली ड्राइव करना। ये सब सुनने के बाद और उनके फ़ोन का वीडियो देखने के बाद हम लोगों को थोड़ा टेंशन आ गया था। फिर जब हम यहाँ से निकले तो उतने में ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दिख रहा बादल बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। देखोगे तो बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो, ये देखो। अब रास्ते में मिली ये बारिश की वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और हमारे विंटर जैकेट्स बाइक के पीछे लगे बैग में थे, जिसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता। इसीलिए ऐसी ठंड झेलते हुए हम लोग सुमदो क्रॉस करते हैं। अब सुमदो के बाद वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था, जहाँ पर रास्तों पे गाड़ी चलाते हुए ऊपर से गिरने वाले पत्थर और साइड पे बहती हुई तेज़ नदी का डर कॉन्स्टेंटली रहता था। ऐसी ठंड और ये रास्तों को झेलते हुए हम लोग कुछ देर के बाद ताबो पहुंचते हैं। ताबो की जो मोनेस्ट्री है वो करीब करीब 900 साल पुरानी है। तो ऐसा समझो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है और अभी तक उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये जो मोनेस्ट्री है अब बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। यहाँ पे मेन 3 टेम्पल्स देखेंगे, मतलब मेन 3 स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिग्निफिकेंस मतलब रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि एक टेंपल के अंदर है गोल्डन बुद्धा जो कि मड का बना हुआ है। उसके अलावा दूसरे जो 2 टेंपल्स है उसके अंदर आपको पुरानी स्टैच्यूज़ दिखेंगे जो अभी भी अच्छे कंडीशन में रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से थंका लिया है प्रिंटेड, 200 रुपये का है और ये बुद्धा का थंका है, तो मैंने जो लिया है यहाँ से। ताबो की नई वाली मोनेस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा प्रेयर व्हील हमने देखा। वो देखने के बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए हम लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशंस को देखते हुए और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग फाइनली अंधेरा होने से कुछ ही देर पहले हम लोग पहुँच जाते हैं धानकार। अब यहाँ पर एक होम स्टे मैंने देखा हुआ था ऑलरेडी, जहाँ पर मैं लास्ट टाइम भी रुका था, इसीलिए डायरेक्टली वहाँ हम लोग जाते हैं और एक रूम बुक कर लेते हैं आज की रात यहाँ पर रहने के लिए। सिंपल सी भाषा में बोलो तो हम लोग को हमारी पूरी जिंदगी लगा देते शांति ढूंढने के लिए, पीस ढूंढने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मुझे वो चीज़ यहाँ पे बस 15-20 मिनट ऊपर चलने में ही मुझे मिल गया, फील हो गया।
इतना इमोशनल होने का रीजन ये है कि लास्ट 4 मतलब लद्दाख के बाद 4 साल तक मैं कहीं घूमा नहीं इतना कुछ उस तरीके से। बहुत मतलब स्ट्रेसफुल था। हमेशा सोचता था कि क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, शांति नहीं मिल रही। और यहाँ पे आकर थोड़ा सा फील हो रहा है कि शांति है। रूम में एंटर करते ही मेरा दोस्त वरुण अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। धानकार आने के बाद यहाँ की जो खूबसूरती थी और शांति, वो उसके दिल में ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करवाती है कि उसकी आंखों में से आंसू आना चालू हो जाता है। यहाँ पर उसको मैं क्या बोलूँ, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना महसूस कर पा रहा था कि मेरा दोस्त यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, और उसके खुशी वाले ये आंसू देखकर मैं अपने अंदर खुद से एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट फील कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हमें डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है, जहाँ पर इतने दिनों के बाद घर जैसा खाना खा के बहुत ही अच्छा लगता है हमें। खाना खाने के बाद बाहर हमने थोड़ी देर स्टार्स देखे, और इस तरीके से आज का जो दिन था वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो गया था। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी निकले हैं धानकार की मोनेस्ट्री जाने के लिए। सो धानकार मेन विलेज है, उसके अंदर वाला जो रास्ता है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं, मतलब घरों के बीच से होते हुए। मेन रास्ता है वहाँ से नहीं जा रहे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग था और हमें ट्राई करना था। तो काफ़ी सीधी, मतलब नीचे उतरना, एकदम सीधा सा नीचे उतरना है, थोड़ा रिस्की है बट मज़ा आ रहा है। होम स्टे से निकलकर वॉक करते हुए हम लोग पहुंचते हैं यहाँ के इन पुराने घरों के पास, जहाँ से मोनेस्ट्री का रास्ता ढूंढते हुए हम लोग पहुंचते हैं धानकार के सबसे ऊंचे व्यू पॉइंट पे। धानकार की जो मोनेस्ट्री है उसके ऊपर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पर आने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर के बाजू में ऐसे गैलरी टाइप बना हुआ है। ये जो गैलरी स्ट्रक्चर है उसके जस्ट नीचे बहुत ही बड़ा ड्रॉप है, मतलब आप देखोगे तो आपको डर लगेगा, उतना लंबा ड्रॉप है ये। स्कैरी है यहाँ पे चलना थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक पूरे धानकार का सबसे अच्छा व्यू यहाँ से ही है। ये जो स्ट्रक्चर था वो मोनेस्ट्री का एक प्रेयर रूम होता है। वहाँ अंदर जाते ही हमें हज़ारों साल पुरानी वॉल पेंटिंग्स को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिलता है। धानकार की ये मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट 1000 साल से ये पहाड़ के ऊपर खड़ी है। यहाँ के पहाड़ इतने ज़्यादा फ्रेजाइल है कि यूनेस्को ने ये मोनेस्ट्री को वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट इंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में ऐड किया है। मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मोनेस्ट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पुरानी है। उसके अलावा वहाँ से मैंने ये ख़रीदा है ड्राइड चीज़, थोड़ा वहाँ पे टेस्ट करने के लिए मिला और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो घर के लिए मैंने ये ख़रीद लिया है। मेरे पीछे आप लोग जो होम स्टे देख रहे हो, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर रुका था, इस बार भी यहाँ पे रुका हूँ। बहुत ही स्वीट लोग हैं यहाँ के। जो आंटी है यहाँ पे इतना लाड़ प्यार से खाना खिलाती है। कल रात हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, और इनके घर का जो खाना होता है बहुत ही लाइक होमली वाइब देता है। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। इनकी जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धानकार से निकलना हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। यहाँ की शांति और सुकून ने कुछ ऐसा फील करवाया कि जैसे लग रहा था हम लोग यहाँ पर कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। झूले मिलते हैं। कभी कभी घूमने के टाइम कुछ जगह ऐसी मिल जाती है जो सिर्फ वहाँ के नज़ारों के लिए नहीं होती, वो जगह आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, और धानकार उनमें से ही एक थी।
दानकार से आगे बढ़ते हुए रास्ते में हम लोगों को एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा मिट्टी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ पर काफ़ी सालों से हो रहे इरोजन की वजह से मिट्टी का ढेर एक बहुत ही यूनिक सा पैटर्न बना के बैठा था। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ देर रुक जाते हैं। अब काजा पहुंचकर हम लोगों को आज कहीं पे जाना नहीं था, इसीलिए हमारे मन में जो स्पीति के खेतों के बारे में क्यूरियोसिटी थी उसको शांत करने हम लोग निकल जाते हैं काजा के खेत देखने। तो काजा पहुंच गए थे और थोड़ा फ्री बैठे थे, तो हम लोग ने सोचा कि रूम से हम लोग को खेत दिखे यहाँ पे स्पीति रिवर के पास में, तो सोचा कि थोड़ा पास में देख के आते हैं। यहाँ के खेत में जाते हुए हमने सोचा भी नहीं था कि हमें क्या देखने मिलेगा, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जब खेत में अंदर गए तो हमें कुछ लोग काम करते हुए नज़र आए और हमने सोचा कि एटलीस्ट वहाँ पर जाते हैं और वो लोग काम क्या कर रहे हैं वो देखा जाए। मेरे बेटे को ना तूफान का नाम समझ में नहीं आता, तूफान भूल जाता है ना। हाँ। तो वो क्या बोलता है, भैया भूकंप बोलता है। भूकंप उसको अचानक याद रहता है ना। हाँ। तो भैया भूकंप बोलता है। तूफान कौन है? यहाँ के खेतों में हंसी मजाक से काम करते हुए ये थे काजा के सरपंच। जब हमें पता चला कि यहाँ के सरपंच भी आम लोगों के साथ बैठकर यहाँ के खेतों में काम करते हैं और यहाँ के खेतों की देखभाल करते हैं, तो ये सब जानकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए। उन्होंने हमें चाय भी पिलाई और यहाँ के फ्रेश मटर भी खाने के लिए दिए। तो इनसे पता चला कि जो मटर होता है जितना पतला होता है, मतलब लाइक विड्थ में, उतना मीठा होता है। जितना पतला उतना मीठा, और जितना मोटा उतना मतलब थोड़ा बिटर लगेगा। तो ये मैंने एक पतला निकाला है, देखा इधर देखा, तो ये दाने हैं और एक्चुअली हम लोग ने बहुत सारे खाए यहाँ पे खड़े खड़े। बहुत मीठा है, सच में बहुत मीठा है। हम लोग यहाँ पर आए थे बिना कुछ सोचे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर आकर काजा और काजा के खेतों के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी। काजा पहुंचकर अगले दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज प्लान था स्पीति के सबसे फेमस और सबसे आइकॉनिक जगह को विज़िट करने का। काजा से 15 किलोमीटर की जर्नी थी और वहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ ना मिले, इसीलिए सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं काजा से की मॉनेस्ट्री जाने के लिए। रास्ते में आने वाले वैली के काफ़ी सुंदर नज़ारों को देखते हुए कुछ ही देर में हम लोग पहुँचते हैं की मॉनेस्ट्री। सी लेवल से 13,000 फीट की हाइट पे बनी ये मॉनेस्ट्री स्पीति की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री थी। यहाँ पे काफ़ी सालों से तिब्बतन आर्मी, मंगोलियन आर्मी और यहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार मॉनेस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो आर्किटेक्चर है, आप अगर वो देखोगे तो आपको बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल रूम्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी यहाँ से स्पीति वैली का जो नज़ारा है, पूरा वैली का व्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे यहाँ पे चढ़ने में बहुत ही थकान हो गई है, अभी चलते हैं अंदर। अब यहाँ पर भी बाकी मॉनेस्ट्रीज़ की तरह प्रेयर रूम में कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था, लेकिन एक यहाँ पर किचन टाइप छोटा सा रूम था जहाँ पर हमें गरम चाय और सत्तू खाने मिलता है। स्टार्ट हो जाएगा। बस बहुत है ये। हाँ, 3 काफ़ी है। ठीक है, धोना पड़ेगा ना? धोना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अपने यहाँ पर इसको एप्रिकॉट बोलते हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको चूनी बोलते हैं, चूनी। मॉनेस्ट्री घूमने के बाद पास में ही एक छोटा सा ट्रेल जैसा था, जहाँ हाइक करके हम लोग पहुँचते हैं यहाँ के फेमस व्यू पॉइंट पे। तो ये है वो जगह, ये है वो स्पॉट जहाँ से आपने सारे जो की मॉनेस्ट्री के आइकॉनिक फ़ोटोज़ हैं वो देखे हैं। थका देने वाला ट्रेल है, मतलब 10-15 मिनट मिनिमम लगेंगे। और वैसे यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आपको अपनी हैट वगैरह बांध के या पकड़ के रखनी पड़ेगी। बाकी नज़ारा बहुत अच्छा है। की मॉनेस्ट्री को घूमने के बाद और वहाँ के सुविनर शॉप से घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद के हम लोग चले जाते हैं चीचम ब्रिज पे।
अब ये जो ब्रिज था वो पूरे एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था। इतने टफ कंडीशन और हाई अल्टीट्यूड पे बने ये ब्रिज से जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई थी। ब्रिज का अगर आपको एक्चुअल हाइट जानना है ना तो आप ब्रिज के नीचे देखना, वहाँ पे एक छोटा सा ना ट्रक गिरा हुआ दिखेगा। आई मीन छोटा नहीं, ट्रक गिरा हुआ है जो यहाँ से बहुत छोटा दिखता है। तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो ब्रिज है वो कितना ज़्यादा मतलब ऊपर बना हुआ है, कि एक छोटा सा मतलब जो ट्रक होता है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। धूप में घूमते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील करने की वजह से हम लोग चीचम ब्रिज के बाद सीधा पहुंचते हैं होम स्टे और वहाँ पर आराम करते हैं और शाम में निकल जाता है काजा के मार्केट में घर के लिए कुछ सोवेनियर्स खरीदने के लिए। तो एक और नई सुबह काजा के अंदर। टेक्निकली ये हमारा तीसरा दिन है काजा के अंदर और आज का जो प्लान था वो था यहाँ से ऊपर जाना कॉमिक के वहाँ पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, उसी के आजू बाजू की जो जगह है एक्सप्लोर करना, जैसे कि लांगजा का फेमस बुद्धा, उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। बाइक लेके ऊपर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और शाम तक वापस नीचे आ जाएंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला था क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज और वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को देखने। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था। काजा के होम स्टे के ओनर से हमें पता चला वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में बैठने वाले पोस्ट मास्टर की ड्यूटी शाम के 4 बजे ख़त्म हो जाती है और अगर हम लोग 4 बजे तक वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे पोस्ट कार्ड पे स्टैंप नहीं लगेंगे। इसीलिए आज का दिन हम लोग काफ़ी जल्दी स्टार्ट करते हैं। काजा से कुछ देर की राइड के बाद हम लोगों को एक डाइवर्जन मिलता है जहाँ लांगजा और हिक्किम का रास्ता अलग अलग हो रहा था। काफ़ी सारी थिंकिंग के बाद हम लोग सबसे पहले लांगजा जाएंगे ये फाइनल करते हैं। अब लांगजा जाने के रास्ते में जगह जगह पत्थर गिरे हुए थे जिससे रास्ता थोड़ा सा खतरनाक फील हो रहा था, लेकिन मेरी मानो तो रास्ता खतरनाक होने से ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ के नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर होने लगे थे और ऐसे सुंदर नज़ारों को देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं आज की हमारी पहली लोकेशन पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। फ़िलहाल सब कुछ कंप्लीट है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। बुद्धा का स्टैचू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बुद्धा जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो जो नज़ारा है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूर से छोटी छोटी गाड़ियाँ मतलब आ रही है, पहाड़ों का स्केल दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट, मतलब बहुत ही ओपन, ऐसा मैसिव फील हो रहा है यहाँ पे आके कि मतलब पहाड़ कितने बड़े होते हैं, कितने मैसिव होते हैं। वो जो आंटी दिख रही है लिटरली पीछे जो दूर गांव दिख रहा है वहाँ से चल के आ रही है। इमेजिन मतलब इन लोग का, पहाड़ी लोगों का जो स्टैमिना होता है। डैम मैन, आप उधर से चल के आ रहे हो? कितना टाइम लग गया? जल्दी से आएगा तो 15 मिनट में आ गए? बाप रे, वो भी लांगजा ही है ना? आराम से आएंगे 7 घंटे। मैं तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप चल के आ रहे हो उधर से, हम लोग को तो मतलब 1-8 घंटा लग जाएगा। लांगजा ही है ना वो भी? ये और ये सब पूरा लांगजा है। और वो फॉसिल वगैरह मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मेमे के पास देखने ऊपर दूर जाना पड़ेगा। तो बहुत ढूंढने के लिए देखना तो यहाँ मेमे के पास है ना। अभी आप कहाँ काम पे जा रहे हो? खेत में? खेत में और टिटबड़ी में। कहाँ पे? और मंदिर में। अच्छा वो ऊपर मॉनेस्ट्री। अच्छा। लांगजा हमारी इंडिया का सबसे फेमस फॉसिल विलेज माना जाता है और यहाँ के मरीन फॉसिल्स आपको अभी भी किसी स्टोर या मॉनेस्ट्री में देखने मिल जाएंगे। सालों पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और हिमालयास फॉर्म हुए तब पूरा स्पीति का एरिया पानी में से बाहर आ गया। यहाँ खड़े रहकर ये मैसिव पहाड़ों को देखते हुए ये सोचना कि कभी ये सब भी पानी में हुआ करता था, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और अविश्वसनीय लगती है। खैर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर वापस आना चाहूँगा यहाँ और किसी लोकल के साथ अपने लिए फॉसिल्स को ढूंढने जाऊँगा। यहाँ से निकलकर हम लोग पहुँचते हैं कॉमिक में, जो था रोड से कनेक्टेड दुनिया का सबसे ऊंचा गांव। हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हम लोग को मॉनेस्ट्री में प्रेयर देखने मिली, जो कि एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद हम लोग ने मॉनेस्ट्री की प्रेयर देखी है। बाय द वे यहाँ पे देखोगे
तो मल्टीपल रूम्स बने हुए हैं। मोनेस्ट्री का जो प्रेयर हॉल है उससे कनेक्टेड पूरा राउंड सर्कल के अंदर मल्टीपल रूम्स है। मे बी ये जो यहाँ पे लामाज है उनके रहने का लाइक रूम्स वगैरह है। अब कॉमिक में अलग से कुछ खास देखने लायक नहीं था, लेकिन यहाँ की मोनेस्ट्री के व्यू पॉइंट से वर्ल्ड की हाईएस्ट विलेज को हमने देखा। सी लेवल से 15,000 फीट की हाइट पे बसे इस छोटे से गांव में हाथों की उंगलियों पे गिन सके उतने ही घर थे। यहाँ की मोनेस्ट्री के केयर टेकर से जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर गिन के 13 घर थे। अब वर्ल्ड की हाईएस्ट विलेज में अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन किया जाए तो वो शायद वर्ल्ड की हाईएस्ट कैटेगरी के लिस्ट में भी आ सकता है। यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो वो है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है। कॉफ़ी अच्छी थी यहाँ की, तो आप लोग कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, अच्छी कॉफ़ी थी। अब शाम के 4 बजने में करीब आधा घंटा जैसा बचा हुआ था और उसी टाइम फ्रेम में हम लोग पहुँचते हैं हिक्किम में, जहाँ था वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो हम लोग लिटरली 3:30 बजे पहुँचे हैं और जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो विंडो दिख रहा है वो 4 बजे बंद हो जाएगा। और वरुण जो है लाइन में लगा हुआ है और हम लोग बेसिकली जो स्टैंपिंग का प्रोसेस होता है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो पत्र में मतलब लिखना वगैरह जो भी है हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ब्लैक इंक से हो रहे इस स्टैम्प का पोस्ट कार्ड पे लगना काफ़ी ज़रूरी था। इसके बिना पोस्ट कार्ड की डिलीवरी इम्पॉसिबल थी। अब यहाँ के पोस्टमैन की जो ड्यूटी थी वो 4 बजे ख़त्म होने वाली थी और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। इसीलिए हम लोग लेटर्स को लिखने की जगह सबसे पहले लाइन में लगते हैं और स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म करते हैं। अब वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से लेटर्स के घर पे आने के चांसेस बहुत ही कम थे, लेकिन जैसे कि वो कहावत है, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। बस वही उम्मीद को लेके हमने फिंगर क्रॉस करते हुए लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और फिर वहाँ से हम लोग काजा रिटर्न हो जाते हैं। तो आज हम लोग काजा से निकल रहे हैं फाइनली, और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जाएंगे चंद्रताल और चंद्रताल से कल निकलेंगे मनाली के लिए। मैंने पहले जो स्पीति किया था वो काजा तक ही किया था और इसके बाद का अभी तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। थोड़ा सा है टेंशन बट एक्साइटमेंट भी है कि भाई नया रास्ता देखने मिलेगा, कैसा ऑफ रोडिंग है वगैरह, चंद्रताल देखने मिलेगा और पूरा स्पीति वैली का सर्किट कंप्लीट करने मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अभी हम लोग निकलेंगे, बैग पैक हो चुका है ऑलमोस्ट, कैमरा बैग बाकी है सिर्फ। काजा में पेट्रोल टैंक को वापस से फुल करवाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे मनाली की ओर। करीब 180 किलोमीटर की ये जर्नी थी जो हमें 2 दिन में कवर करनी थी और ठीक बीच में था चंद्रताल, जहां आज रात तक हमें किसी भी हालत में पहुंचना था। अगले 2 दिन का सफ़र वही होने वाला था जो स्पीति सर्किट का सबसे टफ और लीजेंडरी पार्ट माना जाता है। स्पीति आने वाले सभी बाइकर्स इसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं और फाइनली हम लोग आज इसी चीज़ को करने वाले थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे थे। काजा से रांगरिक तक का रास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुले खुले रास्ते थे और वैली के काफ़ी सुंदर नज़ारे थे। लेकिन जब रांगरिक हमने क्रॉस किया तो यहाँ पर रास्ते मानो अपना रूप ही चेंज कर लेते हैं। पक्के रास्तों की जगह अब यहाँ पे धूल मिट्टी और पत्थरों ने ले ली थी। शुरू में यहाँ के ऑफ रोडिंग को हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया। यही तो स्पीति का एडवेंचर है, इसीलिए तो स्पीति आए थे। ये सब सोचते सोचते काफ़ी सारे किलोमीटर्स हमने कवर किए, लेकिन पक्के रास्ते आने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे। अब हमारी बाइक ऑफ रोडिंग वाली थी नहीं, जिसकी वजह से कंफर्ट बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे ऑफ रोडिंग का जो एक्साइटमेंट था वो अब परेशानी जैसा फील होने लगता है। एक पॉइंट पे एक बहुत ही स्टीप क्लाइंब आता है जहाँ की चढ़ाई मिट्टी वाली थी। मैंने जैसे तैसे करके अपनी बाइक को ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन वरुण की बाइक में यहाँ ऊपर चढ़ने के टाइम पे पावर कम पड़ा। लकीली थोड़ी देर के बाद ही एक गाड़ी आती है जिनके ओनर ने वरुण की बाइक को ऊपर खींचने में हमारी हेल्प की।
ये गिरने के एक्सपीरियंस के कारण अब हमें समझ आ गया था कि स्पीति के काजा से मनाली वाले रास्ते को क्यों इतना खतरनाक माना जाता है। यहाँ से केयरफुली ड्राइव करते हुए हम लोग एक छोटे से गांव में पहुँचते हैं। ये था लोसार। लोसार यहाँ का लास्ट गांव माना जाता है, जिसके आगे आपको कहीं पे भी नेटवर्क या होम स्टे या कोई भी टाइप की दुकान वगैरह नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोचते हैं। अभी हम लोग लोसार में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके और लिटरली हम लोग जो रास्ते से आए हैं, काजा से यहाँ तक का जो रास्ता है, मेरे हिसाब से 80% ऑफ रोडिंग है और 20% अच्छा रास्ता है। बाकी यहाँ पे लोसार एक ऐसी जगह है जहाँ आपको थोड़ा सा नेटवर्क मिल जाएगा, अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाएगा। यहाँ पे होम स्टेज भी है और काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अभी आगे सुनने में आया है कि और 2 रिवर क्रॉसिंग है। लेट्स सी कैसी होती है, कितना पानी होता है। लोसार में छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे की जर्नी दोबारा शुरू करते हैं। पर अब यहाँ पर रास्ते काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे यहाँ पर हम लोग अल्टीट्यूड गेन करना स्टार्ट कर रहे थे। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने की वजह से ठंड अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और रास्ते काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए थे। कुछ देर की राइडिंग के बाद हम लोग पहुँचते हैं कुमजुम पास पर और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कुमजुम माता का मंदिर। इसके बारे में और जानने के लिए हम लोग यहाँ पर रुकने का सोचते हैं। तो ये देखोगे तो ये है कुमजुम पास और मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो वो है कुमजुम माता का मंदिर। बेसिकली यहाँ पे एक जो अपना मेन रोड है चंद्रताल जाने का, तो वहाँ से एक छोटा सा डाइवर्जन पड़ता है जो कि अंदर तरफ जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो माता का मंदिर है उसके आजू बाजू घूम के जाना चाहिए, जो कि आपके साथ अच्छा रहे, आपकी ट्रिप अच्छी जाए वैसा। तो जितने भी व्हीकल्स आते हैं, ये जो मेन रोड है वहाँ से अंदर आते हैं और इस तरफ से घूम के पूरा निकल के वापस जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक टेम्पो ड्राइवर मिलते हैं जिनसे बात करके मुझे मंदिर में रखे हुए इस पत्थर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। यहाँ की मान्यता के हिसाब से अगर कोई सच्चे मन से विश मांगता है और किसी भी कॉइन को इस पत्थर से चिपकाने का ट्राई करे तो कॉइन चिपक जाता है। ये सुनने के बाद हमारी आगे की ट्रिप अच्छी रहे, सेफली हो जाए, ये विश मांगते हुए एक कॉइन को चिपकाने का मैं ट्राई करता हूँ और पत्थर पे सच में कॉइन चिपक गया था। ये देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई अनसीन फोर्स हमारी इस ट्रिप में साथ दे रही है। फिर कुमजुम पास के इन हेयरपिन टर्न्स वाले रास्तों से नीचे उतरते हुए हम लोगों को फाइनली चंद्रताल का गेट दिखाई देता है। वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही किसी भी बाइक राइडर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चीज़ हमें वहाँ पर देखने मिलती है। हम दोनों ने अपने अपने पैरों को चंद्रताल के ये वाटर क्रॉसिंग के ठंडे पानी का एक्सपीरियंस करवाया। फिर वही गीले पैरों के साथ हम लोग आगे की जो ऑफ रोडिंग थी वो कंप्लीट करते हुए चंद्रताल के बेस तक पहुंचते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और लेक के पास ही हम लोग ने एक टेंट मतलब देख लिया, कैंपिंग साइट, जहाँ पे 1000 रुपये पर हेड हम लोग ने ये टेंट बुक किया है, जिसके अंदर बाथरूम वगैरह भी है और डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह भी इंक्लूडेड तो है। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, पैर गीले है, जीन्स गीली है और पूरा बॉडी पेन कर रहा है। आज का पूरा दिन हम लोग ने ऑफ रोडिंग किया है। तो काजा से लिटरली मतलब यहाँ आने तक, मतलब कैंप साइट आने तक ऑफ रोडिंग था। तो भाई बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हुआ है। कल रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड झेलने के बाद अभी फ़िलहाल एक अच्छी खासी
सुबह है, बहुत ही ज़्यादा शार्प एकदम धूप निकली है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिलहाल हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे चंद्रताल के पास जाने के लिए। बेसिकली कैंप जो है वो थोड़ा सा चंद्रताल से नीचे है और यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइक राइड करके ऊपर जाना पड़ेगा और होपफुली वहाँ से नज़दीक हो। तो लेट्स सी ऊपर क्या मिलता है। अभी फ़िलहाल यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है बाइक राइड करके। कैंप साइट से करीब 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद और एक छोटा सा 10 मिनट का हाइक करके हमें पहली बार वो चंद्रताल का शांत और ब्लू पानी नज़र आता है। इसको देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि बारिश के सीज़न में भी हमें इतना साफ पानी देखने मिलेगा। ओ भाई, बहुत ठंडा है। एक्सट्रीम ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है। इतना साफ पानी मैंने लास्ट 1 साल पहले मेघालय के ट्रिप में देखा था। इसके बाद आज देख रहा हूँ साफ और ब्लू कलर का पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी देर यहाँ बैठकर हमने इन सुंदर नज़ारों के मज़े लिए, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे ही कैंप में रुके हुए बाकी के टूरिस्ट अब यहाँ पर आना स्टार्ट कर रहे थे। भीड़ की वजह से यहाँ की शांति अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, इसीलिए हम लोग कैंप में वापस जाकर ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आज का और इस ट्रिप का आखिरी वाला जो सबसे मुश्किल पार्ट था उसको फेस करने का हम सोचते हैं। तो चंद्रताल देखने में काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। अभी थोड़ी मज़ा के बाद थोड़ी सज़ा भी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से मनाली जाना है, वापस जाएंगे, पैकिंग वैकिंग करेंगे, बाइक पे सामान चढ़ाएंगे और जाएंगे मनाली, जो कि आखिरी डेस्टिनेशन होने वाला है ये ट्रिप का। कैंप में ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे मनाली जाने के लिए। आज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड थी और वो भी ऐसी जगह जहाँ पूरे ट्रिप का सबसे खतरनाक ऑफ रोडिंग आने वाला था। चंद्रताल से मनाली तक का ये रास्ता यहाँ पर आने वाले किसी भी बाइकर की ड्राइविंग स्किल्स का बहुत ही अच्छे से टेस्ट लेता है। सब जगह पत्थर, मिट्टी और काफ़ी सारे ठंडे पानी वाले वाटर क्रॉसिंग्स थे यहाँ पर। जब भी कोई बाइकर स्पीति वैली की सर्किट को कंप्लीट करता है तो अपने आप को एक बैज ऑफ ऑनर देने जैसा फील करता है और हम लोग भी वही चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ रहे थे। पूरे डेजर्टेड माउंटेन थे वो यार डेंजरस टर्न होगा गाड़ी जैसे जैसे पिछले 2 दिन से धूल, मिट्टी और ठंड झेलने के बाद हमें फाइनली वो पक्की सड़क दिखाई देती है और उसको देखते ही हम समझ गए थे कि हमारी स्पीति की सर्किट कंप्लीट हो गई है। फाइनली हम लोग लिटरली काजा के बाद 2 दिन के बाद हम लोग डामर का रोड देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो मेरे पीछे जहाँ से हम लोग आए उसके बाजू में जो रास्ता जाता है वो रोहतांग पास का रास्ता है, लेकिन हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर जैसे कि बादल वगैरह दिख रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हम लोग अटल टनल वाला जो रास्ता है वहाँ से जाएंगे। सच में यार, काजा से निकलने के बाद अभी मैं ये डामर वाला रास्ता देख रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा भाई इमोशनल हो गया, स्पीति वैली हो गया था और हो गया पर तेरे साथ हुआ ना, इसका बहुत खुशी है। मतलब हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जो 12 साल पुरानी बाइक्स है वो इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग झेल पाएगी स्पीति वैली का। और हम लोग मतलब अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऐसा प्राउड फील कर रहे हैं हमारी बाइक्स के ऊपर कि मतलब
ना कोई मतलब बिना कोई क्या बोलेंगे गियर वियर कुछ नहीं, हेलमेट और ग्लव्स थे और कुछ नहीं, ना कोई मतलब ऐसा फैंसी कोई बाइक का इक्विपमेंट्स। फैंसी प्लान नहीं किया था, एक्चुअली प्लान ही नहीं था ये ट्रिप का। मुझे बहुत टाइम से जब भी जाता था मेरे को बोलता इधर चल उधर चल, मैं लास्ट मोमेंट पे टांग भी दे देता मेरी जॉब की वजह से। इस बार सडनली प्लान हुआ, सडन मतलब लिटरली 2 दिन में प्लान कर दिया हम लोग ने, तत्काल टिकट बुक करके हम लोग निकले। छुट्टी ली भी नहीं थी और इसको हाँ बोल दिया, तो मैं बोला मैं कुछ भी करके छुट्टी ले लूँ। फाइनली हो गया लेकिन स्पीति वैली। चलो अभी निकलते हैं, बहुत अभी जाना और 45 किलोमीटर्स है। હેલિકોપ્ટર પહેરવા માટે અરે ડ્રોન ઉડાવવા માટે હેલ્મેટ પહેરવું પડે છે? ના ચાલે એમ ભાગી ના જાય એટલા માટે. અચ્છા ડબલ સેફટી લો છો ને તમે? ભમરો તો મને છે નાખો છો પણ હીરો જેવો હો તમે. હાય હાય માથું દુખે છે. એલ્ટિટ્યુડ ઉપર થઈ પછી અચાનક પેલું નહીં બ્લેક હોટ જેવું લાગે. ઓ રેકોર્ડ કરે ઉડાય ને આવું તો જોઈએ ને સિગ્નલ. શું લાગે તને પ્રોબ્લેમ? આ બાપુ બેઠા છે, ગણી 17 ઘર છે, આપણે લડી લઈશું. વડોદરાથી બોલાવી લઈશું આપણી ફોજ. ફટાફટ ઉપર મોકલ. કેફે બાજુ મોકલે ઉપર જવા દે પહેલા.